प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन और परिक्षेपण में न्यूमेरिकल लगा रहे हैं हम लोग इस समय। और उसके न्यूमेरिकल्स में आज का हमारा अगला न्यूमेरिकल रहेगा, हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है किसी पदार्थ में लाल, बैगनी, पीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक क्रमशः 1.51, 1.61, 1.59 है। एक कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और उसके लिए आपको दिया गया है कि लाल रंग के प्रकाश के लिए उस पदार्थ का अपवर्तनांक 1.51 है, बैगनी रंग के लिए 1.61 है और पीले रंग के लिए 1.59 है। अपवर्तनांक पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। उस मटेरियल की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी, मतलब ओमेगा, ये आपको मालूम करना है। यदि माध्य विचलन 5 डिग्री हो तो उस पदार्थ के प्रिज्म से प्राप्त कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा। इसका मतलब क्वेश्चन में दो चीजें आपको मालूम करनी, एक तो वर्ण विक्षेपण क्षमता और दूसरा कोणीय वर्ण विक्षेपण भी आपको पता लगाना है। तो हमेशा की तरह पहले ये लिखेंगे, जो चीजें हमको दी गई हैं उनको नोट करेंगे। लाल रंग के प्रकाश के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक 1.51 है। देखिए अपवर्तनांक को हम म्यू से लिख देते हैं, तो म्यू वी, लाल रंग का है ना, तो म्यू फॉर रेड, म्यू फॉर रेड, इसकी वैल्यू दी गई है आपको 1.51। बैगनी रंग के लिए 1.61 है, तो म्यू फॉर वायलेट 1.61। पीले रंग के प्रकाश के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक 1.59 है, तो म्यू फॉर वाई। येलो लाइट के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक 1.59। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करिए। वर्ण विक्षेपण क्षमता मतलब ओमेगा आपको मालूम करना है। उसके बाद यदि माध्य विचलन 5 डिग्री हो, देखिए माध्य विचलन या औसत विचलन, ये विचलन, पहली बात तो आपको दो चीजें याद रखनी, एक तो विचलन है तो डेल्टा से लिखेंगे, दूसरा माध्य विचलन है यानी कि मध्यवर्ती रंग के प्रकाश किरण का विचलन। औसत विचलन भी दे सकते हैं, माध्य विचलन भी दे सकते हैं। तो जब भी कभी माध्य विचलन या औसत विचलन दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि पीले रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण दिया जा रहा है और येलो लाइट के लिए विचलन कोण को हम लिखेंगे डेल्टा वाई, इसकी वैल्यू है 5 डिग्री। तो उस पदार्थ के प्रिज्म से प्राप्त कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा। कोणीय वर्ण विक्षेपण आप सभी को याद होगा, थीटा से लिखते हैं उसको, तो थीटा की वैल्यू भी हमको मालूम करनी है। ठीक है, जो भी जानकारी हमको दी गई है उसके आधार पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ओमेगा निकालेंगे। वर्ण विक्षेपण क्षमता, पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा। आपको याद है क्या फॉर्मूला होता था ओमेगा का? ओमेगा का फॉर्मूला होता है म्यू फॉर वी माइनस म्यू फॉर रेड अपॉन म्यू फॉर वाई माइनस 1। ठीक है ना। अब ओमेगा इज इक्वल टू, वॉयलेट के लिए म्यू की वैल्यू है 1.61, रेड के लिए म्यू की वैल्यू है 1.51, येलो के लिए म्यू की वैल्यू है 1.59 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 1.61 में 1.51 माइनस करेंगे तो 0.10, 1.59 में 1 माइनस कर देंगे 0.59 आ जाएगा। 2 अंक पे दशमलव इसमें है, 2 अंक पे दशमलव यहां पर भी है, कैंसिल कर देते हैं। ये आ गया 10/59। 59 से आपको ना 10 को डिवाइड करना पड़ेगा। 59 से हम यहां पर करके आपको दिखा देते हैं। 59 से 10 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो 59 से 10 छोटा है, इसलिए 0 टाइम्स डिवाइड होगा ये। फिर दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, फिर 1 टाइम्स डिवाइड होगा तो 59 माइनस कर देंगे। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4, दशमलव लगा है, 1 0 फिर से बढ़ा लेंगे। 5 अट्ठे 40, लेकिन 8 बार जाएगा नहीं, 7 बार दे के देखते हैं। 7 नहीं 63, हंस लगे 6, 7 पंचे 35 और 6 41, 7 बार में भी ज्यादा हो रहा है, इसलिए 6 टाइम्स में आप करिए।
6 9 जार 54, कैरी 5, 6 5 जार 30 और 5 35। 10 में से 4 चले गए 6, यहाँ पर बचे 0, फिर यहाँ से बोरो ले लिया 10, 10 में से 5 गया 5, 10 हम लोग लगाए, फिर 0 बढ़ा लेते हैं। 5 से 9 बार, 9 बार देख लेते हैं, 9 टाइम्स। 9 नहीं है 81, यहाँ से लगे 8, 9 पंचे 45 और 8 53। बस बहुत है। आप वर्ण विक्षेपण क्षमता को लिख सकते हैं 0.169। ये आ गई, जो भी प्रिज्म है उसके पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता 0.169। ठीक है। सिंबल्स का बहुत याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो फिर तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। म्यू फॉर रेड, म्यू फॉर वायलेट, म्यू फॉर येलो, ये सब दिए गए थे। वर्ण विक्षेपण क्षमता मतलब ओमेगा हमको मालूम करना है। मध्य विचलन, विचलन का मतलब डेल्टा, और माध्य विचलन मतलब पीले रंग के प्रकाश के लिए डेल्टा, और थीटा की वैल्यू। तो एक चीज तो हम पता लगा चुके हैं, ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा का मान आ गया। वर्ण विक्षेपण क्षमता का क्योंकि कोई मात्रक तो होता नहीं है, इसलिए इसके पीछे कोई लिखा नहीं जाएगा यूनिट वगैरह, बिकॉज ये जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है, डिस्पर्सिव पावर है, दिस इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। तो इसको बस यही इसका आंसर बन जाएगा 0.169 बस। इसके बाद थीटा पता लगाना है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब आप याद करिए कोणीय वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण मतलब थीटा का फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला जिससे थीटा हम निकाल सकते हो, जो जानकारियां हमको दी गई हैं उनके बेसिस पर। वैसे थीटा का एक फॉर्मूला हुआ करता है आपका म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमको ए पता नहीं है, देखिए, इसलिए ये फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर सकते। थीटा के लिए और कोई फॉर्मूला सोचना पड़ेगा हमको, ये यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ए के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, ए के बारे में हमें कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है। अच्छा, और कुछ सोचिए थीटा का। ओमेगा का फॉर्मूला आपको याद है? ओमेगा का जो एक सबसे शुरुआत में फॉर्मूला पढ़ा गया, जो डायरेक्टली डेफिनेशन से बनाया गया, वो तो थीटा अपॉन डेल्टा वाई। याद आया आपको? तो ये कोणीय वर्ण विक्षेपण और ये माध्य विचलन, ये ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है। यहां से आप थीटा निकालिए तो थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले पे जो दो राशियां आई है ना, दोनों के बारे में हमें पता है। ओमेगा ये आ गया है हमारा मान, और डेल्टा वाई की वैल्यू 5 डिग्री ऑलरेडी दी गई है हमको। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0.169 इंटू 5 कर देंगे। सॉल्व कर दीजिए। 5 से 9 को करेंगे 45, हाथ से लगाए 4, 16 पंचे 80 और 4 84। ये थीटा इतने डिग्री आ गया। तो थीटा की वैल्यू आ गई 0.845 डिग्री, जिसे आप बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण, या वर्ण विक्षेपण कोण भी बोला जाता है, और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में दो चीजें आपको पता लगानी थी, एक थी वर्ण विक्षेपण क्षमता और दूसरा था वर्ण विक्षेपण कोण। दोनों ही चीजें अब हम निकाल चुके हैं। ये न्यूमेरिकल भी प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, ऐसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है 60 डिग्री प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर, मतलब एक प्रिज्म है जिसका 60 डिग्री का प्रिज्म है, उसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री का है। आपको सभी को याद होगा प्रिज्म कोण को हम ए से लिखते हैं, तो ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। उस प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण 50 डिग्री पर आपतित होती है, जो प्रिज्म है उसके इस वाली सरफेस पर एक लाइट रे आती है, 50 डिग्री कोण पर आपतित होती है, इसका मतलब उसका आपतन कोण कितना रहेगा? 50 डिग्री। तब किरण अल्पतम विचलित होती है, मतलब प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, आपतन कोण 50 डिग्री है। ऐसी सिचुएशन पर जो प्रकाश की किरण है वो अल्पतम विचलित होती है। कहने का मतलब यूं कि
ये जो कंडीशन है वो अल्पतम विचलन की कंडीशन दे दी उन्होंने। तो विचलन कोण कितना होगा, डेल्टा की वैल्यू आपको पता लगानी है, और क्योंकि ये कंडीशन अल्पतम विचलन की है इसलिए जो विचलन कोण भी आएगा ना वो कौन सा आएगा, अल्पतम विचलन कोण। तो आपको अल्पतम विचलन कोण पता लगाना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको मालूम करना है। कुछ बात समझ में आई आपको? उन्होंने ओपनली बोल ही दिया है कि अगर ये कंडीशंस हैं कि प्रिज्म का कोण 60 डिग्री का है और प्रकाश किरण को आपने 50 डिग्री पर इंसिडेंट किया है, तो सिचुएशन पर जो किरण होगी वो सबसे कम विचलित होगी, सबसे कम विचलित होगी, मतलब एट दैट सिचुएशन प्रिज्म इज इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। और ऐसी सिचुएशन पर अगर आपको विचलन कोण पता लगाना पड़ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर हमारा प्रिज्म अल्पतम विचलन की अवस्था में है तो उस समय जो विचलन कोण बनेगा वो भी तो अल्पतम विचलन कोण ही बनेगा। अल्पतम विचलन कोण मतलब न्यूनतम विचलन कोण, मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एम। तो हमको यही पता लगाना है बस। अभी है कोई फॉर्मूला आपके पास जिसमें ए आई डेल्टा एम सब आता हो और उससे सॉल्व करके डेल्टा एम पता लग जाए हमको? हाँ जी, 2i बराबर, हाँ वैसे i सॉरी डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए होता था जनरल कंडीशन पर, और अगर अल्पतम विचलन की अवस्था में है तो फिर तो डेल्टा एम बराबर आ जाएगा 2i माइनस ए। आई की वैल्यू है 50 डिग्री, तो जब 2i कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। ए की जगह पर क्या लिख देंगे, 60 डिग्री। इस तरह से ये 100 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। 40 डिग्री का अल्पतम विचलन कोण उससे बनेगा। ठीक है ना? तो आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है प्रकाश की एक किरण एक समबाहु प्रिज्म, इसका अपवर्तनांक 1.5 है, में इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो तथा निर्गत कोण प्रिज्म कोण के 3/4 के बराबर हो। ये प्रिज्म कोण 2 बार लिख गया है। प्रिज्म कोण के 3/4 के बराबर हो तो उसका विचलन कोण क्या होगा, ये आपको मालूम करना है। सबसे पहले प्रिज्म समबाहु प्रिज्म है। अगर समबाहु प्रिज्म है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक दिया गया है वो 1.5 है। इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है। आपतन कोण आई से लिखते हैं, निर्गत कोण आई डैश से लिखते हैं, तो जो आई है वो आई डैश के बराबर है। और दूसरी चीज, तथा निर्गत कोण प्रिज्म कोण के 3/4 के बराबर है। जो निर्गत कोण है वो भी बराबर है किसके, प्रिज्म कोण के 3/4 के बराबर। तो प्रिज्म कोण अगर ए है तो ये ए के 3/4 के बराबर है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो I इज इक्वल टू आई डैश ए का 3/4 करेंगे 3/4 इंटू 60 डिग्री। ए की जगह 60 डिग्री लिखेंगे ना। आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो 4 से 15 बार में ही कट जाएगा, 15 तिया 45। ए की वैल्यू 60 डिग्री है, म्यू जी ए 1.5 है, आई 45 डिग्री है, आई डैश भी 45 डिग्री है। एक चीज और कि यहां पर इन्होंने दिया कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है। अगर आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है तो यह शर्त तो अल्पतम विचलन की अवस्था में होती है। इसका मतलब कि प्रिज्म अल्पतम विचलन की अवस्था में है, तो उसका विचलन कोण क्या होगा ये आपको मालूम करना है। विचलन कोण मालूम करना है, इसका मतलब डेल्टा एम की वैल्यू पता लगानी है। अब हमको ए मालूम है, म्यू जी ए मालूम है, आई की वैल्यू भी मालूम है, तो डेल्टा एम मालूम किया जा सकता है। डेल्टा एम की वैल्यू क्या होती है, 2i माइनस ए। तो ए के बारे में तो मालूम है, आई के बारे में भी मालूम है, तो ठीक है हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए। 2i, आई की जगह पर 45 डिग्री है और उसका 2 टाइम्स करेंगे तो 45 दूना 90। ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। 90 माइनस 60 कर देंगे तो 30 डिग्री। इस तरीके से जो अल्पतम विचलन कोण आएगा वो 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा आपका। और इस पे हम देख लेते हैं, ये सही जवाब है आपका।
30 डिग्री अल्पतम विचलन कोण, इसका कोई इस्तेमाल हमको नहीं करना पड़ा, जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, ठीक है ना। अब जरूरत नहीं पड़ी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मत यूज करिए। 2i माइनस ए से आंसर आ गया। और ये हमको कैसे पता चला कि 2i माइनस ए ही लगेगा, क्योंकि प्रिज्म अल्पतम विचलन की अवस्था में है। प्रिज्म अल्पतम विचलन की अवस्था में है, इसका अंदाजा यहां से लगा क्योंकि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर दिया जा रहा है, इस वजह से। खैर बड़ा आसानी क्वेश्चन है। 14 नंबर पे आइए, लेगा लघु कोण ए वाले प्रिज्म। एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण ए के बराबर है। एक पृष्ठ पर प्रकाश किरण आई कोण पर आपतित होती है तथा दूसरे पृष्ठ के लंबवत गुजरती है। ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म का ये वाला जो एंगल है वो ए है। यहां पर मैंने ये अभिलंब बना दिया है। यहां पर जो प्रकाश की किरण है वो आई कोण पर आपतित होती है, यहां पर अपवर्तित होती है और दूसरे पृष्ठ के लंबवत निकल जाती है। ये बताया गया है क्वेश्चन में। देखिए लघु कोण ए वाले प्रिज्म, तो ए कोण का प्रिज्म बना दिया। एक पृष्ठ पर प्रकाश किरण आई कोण पर आपतित होती है, आई कोण पर हमने प्रकाश किरण को आपतित कर दिया तथा दूसरे पृष्ठ के लंबवत गुजर जाती है। ये किरण ऐसी अपवर्तित होती है कि दूसरे पृष्ठ के लंबवत निकल जाती है। ये वाला कोण क्या होता है? आर। दूसरे पृष्ठ के लंबवत निकल जाती है। अगर दूसरे पृष्ठ के लंबवत निकल जाती है तो यहां पर बनने वाला आर डैश और यहां पर बनने वाला आई डैश, दोनों के मान कितने हो जाएंगे? हाँ जी 0 डिग्री। भाई लंबवत पृष्ठ के निकल गए ना। अब आप कहोगे कि सरफेस के इस पॉइंट पर अभिलंब बनाइए, इस पॉइंट पर, तो अभिलंब भी तो ऐसा ही बनेगा। तो अभिलंब के साथ ये किरण कितना कोण बनाती है? 0 डिग्री। तो कहने का मतलब यूं कि आर डैश भी कितना हो जाएगा? 0, और आई डैश भी कितना हो जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो आर डैश की वैल्यू भी 0 आएगी और आई डैश जो कि निर्गत कोण है वो भी 0 डिग्री के बराबर रहेगा, क्योंकि प्रकाश किरण लंबवत निकल गई है। यदि प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक म्यू हो, प्रिज्म का जो कांच है उसकी वैल्यू म्यू ही दे दी है उन्होंने, तो आपतन कोण आई का मान कितना होगा ये आपको पता लगाना है। आई की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए आप सबसे पहले तो एक काम करिए, अगर ये अभिलंबवत निकल गई है तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? यहां पर 90 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये कितने के बराबर होगा? अगर ये 90 है, ये ए है, तो आपको नहीं लगता ये 90 माइनस ए होगा? अगर ये 90 माइनस ए होगा तो फिर ये आर कितना होगा? पूरा 90 है, पूरे 90 में से 90 माइनस ए माइनस कर दीजिए। आर की वैल्यू आएगी 90 माइनस ए। सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ए के बराबर आ जाएगी। आपको ऐसे भी नहीं पसंद आया निकालना तो एक तरीका और है आर की वैल्यू को निकालने का। उसमें आपको याद होगा एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए। बिकॉज इन दिस क्वेश्चन आर डैश इज इक्वल टू 0, देन आर विल बी इक्वल टू ए। ऐसे आप आर का मान निकाल सकते हैं। आप ज्योमेट्री से भी जा सकते हैं, आप अपने इस फॉर्मूले से भी आर की वैल्यू पता लगा सकते हैं। हमको आई के बारे में मालूम करना है कि आई की वैल्यू कितने के बराबर मिलेगी आपको, ठीक है। तो अब कोई फॉर्मूला है आपके पास जिसमें ये सब यूज हो सकता हो? म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू कितनी होती है? म्यू का फॉर्मूला होता है वैसे साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला लघु कोण ए वाला प्रिज्म है। जो प्रिज्म है उसका कोण कैसा है? बहुत छोटा है, यानी कि प्रिज्म कैसा है? पतला। अगर प्रिज्म पतला है तो साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई। और साइन आर को हम क्या लिख सकते हैं? आर। आपको याद होगा क्योंकि प्रिज्म का कोण ए लघु है, ये हम लिख सकते हैं प्रिज्म पतला है, इसलिए म्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? आई अपॉन आर बन जाएगा।
हमको तो I चाहिए, तो I की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू आर। म्यू की जगह पर म्यू ही लिखेंगे, अपवर्तनांक का मान म्यू ही दे रखा है उन्होंने, और आर की वैल्यू किसके बराबर आई है, ए के बराबर, तो ये ए आ जाएगा। इस तरह से जो आपतन कोण होगा वो म्यू इंटू ए के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो उन्होंने आपतन कोण आई का मान पूछा है वो म्यू इंटू ए अर्थात अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण के गुणनफल के बराबर मिल जाएगा आपको। अब ये बताइए समझ आया कि नहीं आया। अब देखो यहां पर ये चीज आपको ये अगर आप ये समझ रहे हैं कि लघु कोण ए है, इसका मतलब है प्रिज्म का कोण बहुत छोटा है, और प्रिज्म का कोण बहुत छोटा है मतलब प्रिज्म पतला है। पतले प्रिज्म के लिए आपको याद होगा जो हम कन्वीनियंस ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं, साइन आई को हम आई लिख सकते हैं, साइन आर को हम आर लिख सकते हैं, ये थ्योरी में भी आपने देखा है। तो म्यू की वैल्यू म्यू ही थी, आई साइन आई की जगह आई, साइन आर की जगह पर आर, आई की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू आर, म्यू की जगह पर म्यू और आर की जगह पर ए जो हमने निकाला है। आप आर का मान इससे भी निकाल सकते हैं, आर का मान यहां से भी जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक मेथड आप यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको आपतन कोण आई का मान मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और आगे लगाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 15 नंबर पे लिखा है एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। दो चीजें आपको दी गई हैं, एक तो प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम से लिखते हो, उसकी वैल्यू दी गई है 30 डिग्री, और प्रिज्म कोण 60 डिग्री दिया गया है। प्रिज्म कोण मतलब ए 60 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा आपको पता लगाना है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब म्यू की वैल्यू आपको मालूम करनी है। ठीक है कोई फॉर्मूला जिसमें म्यू निकालना हो और डेल्टा एम और ए की वैल्यू अगर दी है तो म्यू निकाल सकते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू के लिए फॉर्मूला यूज होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ए और डेल्टा एम को जोड़ना है आपको। ए है 60, डेल्टा एम है 30, तो 60 प्लस 30 कितना हुआ 60 प्लस 30 90, और 90/2 कर देंगे तो 45 डिग्री। यहां पर साइन ए बाई 2, ए बाई 2 मतलब ए का हाफ करना है, ए है 60 डिग्री, इसका हाफ कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। इससे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये 1/√2 तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसको पलट दीजिए तो ये 2/1 हो जाएगा। इस तरह से म्यू इज इक्वल टू, हम इस √2 से 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये √2 आ जाएगा। आप यही लिखते रहिए, या तो आप 414 ये भी वैल्यू आ सकती है म्यू की। तो जिस भी पदार्थ का ये प्रिज्म बना होगा उस पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 या √2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 16 नंबर पे देखते हैं, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो, प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों ही ए के बराबर हैं। प्रिज्म का कोण यानी कि ए तो ए के बराबर है ही, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम भी ए के बराबर है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। एक बार फिर से आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पता लगाना है, मतलब म्यू की वैल्यू मालूम करनी है आपको। वही फॉर्मूला फिर से लगेगा जो पिछले क्वेश्चन 15 नंबर पे हमने लगाया हुआ है। तो अप्लाई करते हैं। म्यू की वैल्यू है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम,
ए की जगह तो ए है, डेल्टा एम की जगह पर भी आज ए ही है, अपॉन साइन ए बाई टू। म्यू इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यह है 2a/2। 2a/2 क्या रह जाएगा, a बचेगा। भाई आप 2a/2 करेंगे ना, 2a/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a ही तो बचेगा, अपॉन साइन a बाई 2। इसके बाद म्यू इज इक्वल टू साइन ए का हाफ एंगल में फॉर्मूला ओपन कर देंगे। साइन ए का हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो इस पे लिखेंगे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, अपॉन में साइन ए बाई 2 है। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गया, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस ए बाई 2। बस यही प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाएगा, 2 कॉस ए बाई 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बड़े सिंपल हैं, आप इन्हें नोट करिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। 17 नंबर न्यूमेरिकल देखिए, लिखा है किसी द्रव से भरे हुए एक खोखले प्रिज्म से, एक खोखला प्रिज्म है, उसके भीतर कोई लिक्विड भर दिया गया है, हॉलो प्रिज्म। आपको याद होगा कि अगर किसी भी पदार्थ का हम प्रिज्म नहीं बना सकते, जैसे लिक्विड है, पानी है, ग्लिसरीन है, इनके अगर हम प्रिज्म नहीं बना सकते हैं तो इसके लिए फिर हम हॉलो प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं और वो लिक्विड उसके भीतर भरते हैं। ये थ्योरी के समय आपको बताया गया। किसी द्रव से भरे हुए खोखले प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री का है। प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण पर अपवर्तित होती है। द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा ये आपको मालूम करना है। फिर से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। अल्पतम विचलन कोण मतलब डेल्टा एम, ये 30 डिग्री है। प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण पर अपवर्तित होती है। 30 डिग्री कोण पर अगर अपवर्तित होती है तो ये कौन सा कोण दिया गया है, ए है, आई है, आर है, क्या है ये, आर दिया गया है। 30 डिग्री कोण पर अपवर्तित होती है ना, तो आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अल्पतम विचलन की अवस्था में है, देखिए आपको म्यू का मान पता लगाना है। आर हमको मालूम है, अगर हमको आई मालूम हो जाए तो हम साइन आई अपॉन साइन आर करके ही निकाल सकते हैं, लेकिन आई तो ऐसे पता नहीं चलेगा। आई का मान, एक काम कर लीजिए, सबसे पहले आप अल्पतम विचलन की अवस्था में आर की वैल्यू कितनी होती है, ए बाई 2, इसलिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r। नहीं समझ में आया भाई, आर की वैल्यू अल्पतम विचलन की अवस्था में आर का मान ए बाई 2 होता है कि नहीं होता, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r। इसका मतलब a इज इक्वल टू आर, अगर 30 डिग्री है तो 2r कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगी a की वैल्यू। ठीक है, ओके। अभी आपको अपवर्तनांक पता लगाना है, इसलिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, म्यू की वैल्यू हम निकालेंगे साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लीजिए इसको। साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ए और डेल्टा एम को जोड़िए, ए है 60, डेल्टा एम 30 है, जोड़ा 90 आया, 90 अपॉन 2 कर देंगे, मतलब 90 का आधा कर देंगे तो 45 डिग्री अपॉन साइन ए बाई 2, ए बाई 2 मतलब 30 डिग्री। म्यू इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन साइन 31 बाई 2 आएगा, पर ये पलट जाएगा इसलिए 2 अपॉन 1 बन जाएगा। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2। ठीक है, तो अगर डेल्टा एम दिया है, आर दिया है, सबसे पहले आप ए निकाल लीजिए और उसके बाद आप अपवर्तनांक का ये सूत्र लगाइए, म्यू का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18th नंबर क्वेश्चन देखिए।
60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म में, एक प्रिज्म है जिसका जो अपवर्तक कोण है, जो प्रिज्म कोण है वो 60 डिग्री का है, और अगर अपवर्तक कोण 60 डिग्री का है इसका मतलब A इज इक्वल टू 60 डिग्री। अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 डिग्री से विचलित हो जाती है, अल्पतम विचलन की स्थिति में है और 30 डिग्री से विचलित हो जाती है, इसका मतलब है ये अल्पतम विचलन कोण है, डेल्टा M इज इक्वल टू 30 डिग्री। प्रिज्म पर आपतन कोण कितना होगा ये आपको पता लगाना है, प्रिज्म पर आपतन कोण की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। I की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, प्रिज्म पर आपतन कोण, याद है आपको क्या सूत्र लगा सकते हैं इसके लिए हम, I इज इक्वल टू A अपॉन 2, I का मान, हाँ ये हो जाएगा। आपतन कोण I की वैल्यू होगी डेल्टा M प्लस A अपॉन 2, यही बोल रहे थे। डेल्टा M आप ऐसे बोल रहे थे, ऐसे टाइम बोल रहे हैं, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा था। खैर डेल्टा M की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, A है 60 डिग्री, तो 30 प्लस 60 90, 90/2 किया तो 45 डिग्री आ गया, तो जो आपतन कोण होगा वो 45 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जल्दी से नोट करिए, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 तथा अपवर्तक कोण 60 डिग्री का है। एक किरण किस कोण पर आपतित हो जिससे कि अल्पतम विचलन उसमें उत्पन्न हो। सबसे पहले अपवर्तनांक √2 है तो म्यू इज इक्वल टू √2। अपवर्तक कोण 60 डिग्री है मतलब A इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक किरण किस कोण पर आपतित हो, किस कोण पर आपतित हो, पता चल रहा है कि I पूछना चाहते हैं वो हमसे, किस कोण पर आपतित हो मतलब आपतन कोण पूछा जा रहा है, जिससे कि अल्पतम विचलन उत्पन्न हो, जो विचलन हो वो सबसे न्यूनतम वहां पर उत्पन्न होना चाहिए। क्या करना चाहिए, अगर अल्पतम विचलन उत्पन्न हो इसके लिए अल्पतम विचलन के लिए R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, A/2, ठीक है ना, R की वैल्यू A/2 होनी चाहिए। तो अगर A की वैल्यू 60 डिग्री है तो A/2 कितना बन जाएगा 30 डिग्री। अब देखो हमें म्यू मालूम है, I मालूम करना है, R 30 डिग्री है, इसलिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, साइन I अपॉन साइन R। म्यू की जगह पर लिख देंगे √2, साइन I हमें मालूम करना है, साइन R की जगह पर 30 डिग्री। इस साइन 30 को आप इधर ले आइए तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, साइन I इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 30, √2 इंटू साइन 30 डिग्री, √2 इंटू साइन 30 की वैल्यू लिख देंगे 1/2। √2 से ये 2 कैंसिल होके बना लेगा 1 अपॉन √2, ये साइन I की वैल्यू आ गई। 1 अपॉन √2 वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री की, और इस तरह से I की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो अगर आप प्रकाश किरण को 45 डिग्री के कोण पर आपतित करते हैं एक ऐसे प्रिज्म पर जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है और उसका अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, तो उस वक्त वो जो प्रकाश किरण होगी वो अल्पतम विचलित होगी, सबसे कम विचलित होगी उस वक्त, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर देख लेते हैं। एक समबाहु प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक √3 है। समबाहु प्रिज्म समझ सकते हैं, समबाहु प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म है जिसके तीनों अंतः कोण 60 60 60 के आएंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई यहां से कि जो A होगा वो कितनी डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अपवर्तनांक √3 है तो म्यू इज इक्वल टू √3। प्रिज्म द्वारा अल्पतम विचलन कितना होगा, प्रिज्म के द्वारा
अल्पतम विचलन आपको मालूम करना है, डेल्टा एम की वैल्यू मालूम करने की कितना आएगा। ठीक है, अब इसके लिए आप देख सकते हैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपवर्तनांक का फॉर्मूला ही हम यूज कर लेते हैं। अपवर्तनांक म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो म्यू की जगह पर भैया √3 लिखेंगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। साइन ए बाई 2 कर देंगे तो 30 डिग्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का मान 60 डिग्री है, ए बाई 2 करेंगे 60 बाई 2 30 डिग्री आ जाएगा। ये √3 ये साइन 30 इधर के गुणा में आ जाएगा, तो इस इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। √3 लिखा, साइन 30 1/2 होता है, इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ये √3/2 है, √3/2 साइन में 60 डिग्री का मान होता है। हम सबसे पहले इधर इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये तो राइट हैंड साइड का, ये हमने लेफ्ट में लिख लिया। √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। अब इधर भी साइन है उधर भी साइन है, कंपेयर कर दीजिए तो आपको ये मिलेगा डेल्टा एम 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 2 उधर भेज दीजिए तो 60 दूना 120, फिर ये 60 इधर से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। इसका मतलब अल्पतम विचलन कोण जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म के कोण के बराबर है। सॉल्यूशन, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से प्रिज्म बना है, तो म्यू की वैल्यू दी गई है 1.5। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म के कोण के बराबर है। अल्पतम विचलन कोण को किससे लिखते हो, डेल्टा एम से, और ये किसके बराबर है, प्रिज्म के कोण के। तो जो अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम है ये प्रिज्म के कोण के बराबर है, मतलब ए के बराबर है। प्रिज्म का कोण कितना होगा, आपको प्रिज्म का कोण मालूम करना है कितना रहेगा, ए की वैल्यू मालूम करनी है, और cos 41 डिग्री की वैल्यू 0.75 के बराबर दिया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करिएगा इसको, अपवर्तनांक का हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू का फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। म्यू की जगह पर बेटा हम लिख देंगे 1.5, फिर यहां पर साइन, डेल्टा एम का मान ए दिया है और ए ही पूछा जा रहा है, तो हम प्रयास ये करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में डेल्टा एम एलिमिनेट हो जाए, पूरी मतलब जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें पूरे में ए और ए ही रह जाए बस। तो साइन की जगह साइन लिखेंगे, ए की जगह पर हम डेल्टा एम नहीं बल्कि डेल्टा एम की जगह पर ए लिखेंगे, तो ये बन जाएगा ए प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। ये 1.5 इज इक्वल टू, आप चाहें तो इसको दशमलव हटा के 0 वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसका दशमलव हटाएंगे, 1.5 का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे 3/2 समझ लो। 1.5 का मतलब 1.5 मतलब 3/2। यहां पर आप देखें a प्लस ए कितना हुआ 2a, 2a अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना रह जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, अब इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये 3/2
साइन ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। देखिए साइन ए की जगह 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 की जगह साइन ए बाई 2। ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, ये 2 इधर आके भाग में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3/4, 2 दूना 4 कर लिया ना इसने, और यहां पर ये कॉस ए बाई 2। अब कॉस ए बाई 2 इसको हम लेफ्ट साइड लिख लेते हैं और ये राइट में कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3/4, 4 का भाग 3 में आप दिलवाइए, आप पाएंगे कि ये वैल्यू आ रही 0.75 के बराबर। 3/4 वैसे भी 0.75 ही होता है। अब 0.75 की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? cos 41 डिग्री। यहां पर cos a बाई 2 इज इक्वल टू cos 41 डिग्री 0.75 की जगह पे लिख दिया, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। अब cos a बाई 2 cos 41 डिग्री, तो a बाई 2 कंपेयर कर दीजिए दोनों साइड में आप। a बाई 2 इज इक्वल टू 41 डिग्री, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 82 डिग्री। इसका मतलब जो प्रिज्म है उसका कोण 82 डिग्री के बराबर है, 82 डिग्री के बराबर है। आई होप कि समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, एक समबाहु प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है। अल्पतम विचलन की स्थिति में है, इसका मतलब है जो भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे ये सोच करके कि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में ही है, यूज करना है आपको। यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है, आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है। आपतन कोण को I से लिखते हैं ना, और प्रिज्म कोण को A से, तो जो आपतन कोण है वो प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है। तो अल्पतम विचलन कोण कितना होगा ये आपको मालूम करना है। अल्पतम विचलन कोण कितना होगा ये आपको पता लगाना है। कैसे निकालेंगे अल्पतम विचलन कोण? अल्पतम विचलन कोण डायरेक्ट इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, डेल्टा m इज इक्वल टू 2i माइनस a। अल्पतम विचलन की अवस्था में डेल्टा m की ये वैल्यू आ जाती है। अब 2i का मान 4/5a है, तो 2i कर देंगे, इसका 2 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8/5a माइनस a। ये नहीं समझ में आया आपको? भाई i का दुगना करना है ना, तो i अगर 4.5a है तो इसका डबल करेंगे तो 2 4 8/5a बन जाएगा। एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये 8a माइनस 5a ये बन जाएगा 3/5a। ये डेल्टा m की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। और a का मान कुछ दिया, ओ समबाहु प्रिज्म है। अगर प्रिज्म समबाहु है तो फिर a की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 60 डिग्री। समबाहु प्रिज्म के तीनों जो अंतर कोण रहते हैं वो 60 60 60 के रहते हैं, तो a की वैल्यू 60 डिग्री लिख दीजिए बस आप यहां पर। डेल्टा m इज इक्वल टू 3/5 इंटू 60 डिग्री, तो 5 से इसको काटेंगे 12 टाइम्स में, और 12 3 36 डिग्री। तो जो अल्पतम विचलन कोण है वो 36 डिग्री के बराबर आ जाएगा यहां पर। इस तरह से ये हमने न्यूमेरिकल लगाया। ये जो आपके देख रहे हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, ये सब आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन पर आएंगे, और कभी कभी इस टाइप का न्यूमेरिकल जैसे 2 मार्क क्वेश्चन पर भी आपको मिल सकता है। तो ये ऑप्शनल में भी आ सकते हैं और आपको ऐसे भी दिए जा सकते हैं 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन पर। आप जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रिज्म से रिलेटेड आज हम इतने ही न्यूमेरिकल लगाएंगे। प्रिज्म से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें हम अगली क्लासेस में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज इतना ही रखेंगे फिजिक्स में, फिलहाल आगे की और पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन मेहनत करते रहिए। लगातार प्रैक्टिस करना ही, अनवरत प्रयास करना ही आपको आपके भविष्य में आगे ले जा सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।